अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैप। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैप, और दिस इज माय थर्ड लेक्चर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैप। और हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन चैप्टर नंबर 3। ईच टॉपिक्स विद सब टॉपिक्स। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो टॉपिक्स थे न सिर्फ टॉपिक्स किए बल्कि उसके जो सब टॉपिक्स है उसके हर टॉपिक्स को जो है छोटे छोटे टॉपिक्स को भी मैंने सब टॉपिक को भी जो है टॉपिक बनाया, ताकि कोई बात कोई चीज़ आपके सामने से एस्केप ना रह जाए। और उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड की हैं। उसमें आपकी जो है कुछ इस किताब के अंदर इतना जो है वो प्रिसाइसली नहीं था, इतना डिटेल में नहीं था, तो मैंने जो है फर्स्ट ईयर की जो बुक्स थी उसकी भी मैंने इसमें मटेरियल डाला है, ताकि आपकी बात जो है वो आपको जो है वो परेशान ना करे और तशनीगी ना रहे, और आपको जो है वो पूरा जो है सेंस जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाए। इसका जो ताल्लुक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैप का, एक बहुत अच्छी जो है वो प्रैक्टिस है, और इसके मुतालिक थोड़ी सी मैं हिस्ट्री ये दूंगा आपको ताकि आपको जो उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो। इस किस्म की जो चीज़ें हैं हमारी बुक्स के अंदर जो है सिंटैक्स के अंदर जो फर्स्ट टाइम आई हैं, ये चीज़ का जो एक्सपीरियंस जो है मैं तकरीबन 30-35 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो जो मैं बाहर की जो किताबें होती हैं, जो फ़ॉन्ट्स किताबें होती हैं और जो मुख्तलिफ बड़े स्कूलों में पढ़ाई जाती है लेवल की, ये कॉन्सेप्ट उसका है, उनकी किताबों में मैंने पढ़ाया है और मैंने देखा है। और उनकी जो किताबें होती हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड किताबें होती हैं, उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, और उसी के हवाले से जो है वो जब लास्ट में जब उनका वो जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसमें वो पूरा कॉन्सेप्ट मैप के हवाले से वो देते हैं, ताकि बच्चों का जो है मज़ीद जो है वो जो कुछ उन्होंने पढ़ा है अपने जो है चैप्टर के अंदर, वो मज़ीद जो उनका जो है वो उसको याद रहे उनके जहन के अंदर। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। देर में हमारे यहाँ लोगों की समझ में बात आई, लेकिन ये कि इट्स बेटर, मगर देर में भी आइए तो बेहतर है, स्पेशली जो स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें बेहतर है। दूसरी चीज़ ये, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं वो अपनी बच्चों के बुक के अंदर जो है जो इंटरनेशनल जो बुक्स होती हैं उसमें वो चीज़ें इसी डालते हैं कि वो बहुत तहकीक के बाद और बहुत रिसर्च के बाद वो चीज़ें सामने आती हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए वो चीज़ें अपने जो है आखिर में डालते हैं। और ये चीज़ें जो है अब हमारी बुकों में आ गई हैं, तो ये हमारे लिए भी जो है बेनिफिशियल है, ठीक है। और इसका जो बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ एक फ़ायदा ये भी है कि जो कुछ आपने पढ़ा है तो अगर आप उसको हर चीज़ को रोज़ नहीं पढ़ सकती हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप एक रिव्यू उसको दे दें, आप वन शूट रिव्यू दे दें। आप जब आप एक एक चीज़ को देखेंगे तो आपके जहन में तमाम चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और तमाम चीज़ों को याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो उसी को सामने रखते हुए जो है ये चीज़ मेरे बाप कैब जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है या डेवलप किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपनी जो स्टडी के दौरान जो इस बात को सामने रखेंगे, और जो मैंने आपको तरीका बताया आपको उस पर आप उसको फॉलो करेंगी। और ये मेरा ज़ाती भी जो है वो एक्सपीरियंस है, मैं भी जो है उसी तरीके से, ये चीज़ तो खराबी आई है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो उस ज़माने में भी मैं जो इसी तरह का मैप बनाया करता था, इसी तरह का मैं बनाया करता था उस ज़माने के अंदर, तकरीबन इसी की तरह सिमिलर होता था। और मेरा पढ़ने का जो तरीक़ेकार था वो यही था कि मैं इसको देखा करता था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके अलावा से ये दो बातें हो गई, तो तीसरी बात इसकी ये है कि इसमें जो चीज़ें दी हुई हमने पढ़ी हैं वो ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, और कुछ चीज़ें इन्होंने स्केप्स कराई हैं, कुछ चीज़ों का इस मैप के अंदर जिक्र नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में तो तमाम चीज़ें थी ऑर्डर वाइज, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें नहीं आप पढ़ेंगी, तो आप जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो हम ये कि लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे जो कुछ है अनसिक्वेंस चीज़ों को, और इसके बाद जो है जो चीज़ें में रह गई हैं तो उसकी भी मैं पॉइंट आउट आपके सामने करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्होंने इसमें डाली नहीं है, जो कि हमने पढ़ी है इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैप के बाद जो है वो 3 लॉज बताए गए हैं।
3 लॉज जो हमने पढ़े न्यूटन के, हमने वो आखिर में मिड में पढ़े थे। पहले में हमने जो है वो फोर्स पढ़ा था, तो यहाँ पर जो है ये अनसिक्वेंस है। तो यहाँ पर जो 3 लॉज बताए गए हैं आप देख सकती हैं कि ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है और ये थर्ड लॉ है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा स्पीडी चलूँगा और सिर्फ एक व्यू दूंगा ताकि आपको एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड तमाम चीज़ें हो जाएँ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, जो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का। और जो न्यूटन था वो एक साइंटिस्ट था जिसने 1887 के अंदर जो है वो अपने 3 लॉज पेश किए, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है लॉ ऑफ मोशन के नाम से बड़े पॉपुलर हुए, बड़े मशहूर हुए, और दुनिया आज तक उनसे जो है फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी आई और हम लोगों ने जो है वो तरक्की की। जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो इन्हीं लॉज को रख के बनाई गई हैं, ठीक है। और ये 3 लॉज जो है सबसे पहले उसने जो है हमें दिए, और इस बात को तो जब से दुनिया बनी है ये तमाम चीज़ें हम फील तो कर रहे थे, हम तमाम इंसान फील कर रहे थे, लेकिन बाकायदा तौर पर फॉर्मल तौर पे जो है फर्स्ट टाइम उसने इस बात को महसूस किया, और महसूस करके उसने तीनों जो लॉज थे मोशन के हवाले से उसने एक फ्रेम के अंदर हमें करके दे दिए, ताकि हम जो है एक स्पेसिफिक और एक पार्टिकुलर वे के अंदर जो है इसको समझ सकें और देख सकें कि मोशन की वजह से इस किस्म की जो है वो मोशन को कितनी गहराई से उसने देखा, और मोशन की वजह से ये चीज़ें रूनुमा होती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा थोड़ा सा फर्स्ट लॉ के हवाले से। फर्स्ट लॉ में उसने ये कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। उसने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर ये कहा था, ये बतलाया था तमाम इंसानों को कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। ठीक, क्लियर? दोनों बातें उसने की थी, और रेस्ट की तो मिसाल हम सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। नो डाउट कि अगर मैं अगर इस कमरे के अंदर अगर आप पानी की ये बोतल आज छोड़ के जाती हैं और अगर 10 दिन बाद आती हैं तो दिस बोतल स्टिल रिमेन इन रेस्ट, ये हमेशा रेस्ट में रहेगी यहां पर। ठीक है, इसी तरीके से जो उसका जो दूसरा जो लॉ था, पहले लॉ का जो दूसरा पार्ट था जिसमें उसने कहा कि कोई भी जो बॉडी है वो जो है वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, यानी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करती रहेगी। ये बात समझ में आने वाली नहीं थी, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी रूटीन लाइफ में भी चीज़ें में नज़र कहीं नहीं आती। ठीक है, तो उसका उसने रीज़न एक बताया था, आगे बात ये ऐड करते हुए कि ये जब पॉसिबल है, कोई बॉडी अगर कंटिन्यू कर रही हो, ये जब पॉसिबल है जब उसके ऊपर जो आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद ये कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर जो जितनी भी फोर्सेस हैं, जो अनविजिबल फोर्सेस हैं, जो हमें नजर नहीं आती हैं, उन सबको रिमूव कर दिया जाए, उन सबको गायब कर दिया जाए, उन सबको हटा लिया जाए। ठीक है, तो तब इस किस्म की जो चीज़ है वो मुमकिन है। इस बात को फिर अगर हम एक्सपीरियंस के तौर पे देखते हैं तो हमें जो है जब हम स्पेस में जाते हैं, उस जमाने में लोग स्पेस में नहीं गए थे, लेकिन उसकी बात आज तक बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो प्रैक्टिकल हम देखते हैं, आज हम रिसर्च वो हम जो है कहाँ देखते हैं, स्पेस में देखते हैं। स्पेस के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होती, और हम देखते हैं अपनी वीडियोज़ में देखते हैं कि लोग बाग जो है वो फ्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो इस किस्म की फोर्सेस जो है वो सराउंडिंग में कहीं भी नहीं है। इसलिए जो बॉडी होती है वो फ्री फॉल होती है, और वो जो है वो मोशन कर रही होती है। मकसद मोशन कर रही होती है मगर किसी रिजिस्ट के। कोई बॉडी ह्यूमन है, तुम देखते हैं वो ह्यूमन जो है वो उड़ रहा है मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। वो इसलिए होता है कि ड्यू टू लेफ्ट कर दी गई ये सारी फोर्सेस। तो ये कानून फर्स्ट था जिसको हमने जो उसने कहा तमाम बातें ये, ठीक है। उसके बाद उसका सेकंड लॉ था। सेकंड लॉ के अंदर उसका जो स्टेटमेंट था, उसने कहा था कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट इज प्रोड्यूस एक्सीलरेशन in the direction of applied force. The magnitude of acceleration of a body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of body. ये पूरा इसका स्टेटमेंट था।
उस स्टेटमेंट में उसने जो बात की थी, इसको मैं थोड़ा उर्दू में बताता हूँ आसान करके। उसने कहा था कि जब जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है, जब कोई भी बॉडी है उस पर फोर्स लगाई जाती है तो इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है, सबको पता है। अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट के अंदर है तो अगर मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो उसने कहा था कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है तो इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है, यानी जीरो रेस्ट से तब्दील होकर कोई और वेलोसिटी हो जाती है। बिल्कुल सही है। और एक्सेलरेशन पैदा होती है। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और जब फोर्स की हो जाती है, पैदा हो जाती है, और जब फोर्स की, और जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी तरफ क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। अपोजिट उसी तरफ होती है। अपोजिट तो फ्रैक्शन में पढ़ी हमने, ठीक है। तो जिस तरफ फोर्स लगाई जाती है तो एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगी, तो एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होती है। अच्छा, दूसरी इसमें एक बात इसमें ये बोली थी कि एक बॉडी पर जितनी फोर्स लगाएंगे इतनी एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। एक बॉडी पर जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही एक्सेलरेशन पैदा होगी, और बिल्कुल इसी तरह बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा इतनी कम एक्सेलरेशन होगी। बिल्कुल इसी तरह बॉडी पर जितना कम मास होगा इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। और हम देखते भी हैं ट्रक है, ट्रक और साइकिल है। अगर आप ट्रक पे आप फोर्स लगाएंगे तो ट्रक के अंदर जो है वो जो एक्सेलरेशन होगी बनिस्बत साइकिल की कम होगी, ठीक है। अच्छा, इस बात को महसूस करने के लिए मैंने आपके सामने जो है दो मिसालें आपको मैंने दी थी, आपको याद होगा, ठीक है। दो मिसालें भी मैंने आपको दी थी, ठीक है। कार की और साइकिल की भी दी थी मैंने आपको मिसाल वो, ठीक है। तो इस लॉ के अंदर जो है उसने यही बतलाया था कि जो आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अगर फोर्स लगेगी उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगी, ठीक है। और जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम एक्सीलरेशन होगी, और जितना कम मास होगा उतनी ज्यादा एक्सीलरेशन होगी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और बात उसने बताई, मैंने आपको मिसाल दी थी, थोड़ा मैं यहां ऐड कर देता हूं। मैंने ये कहा था कि अगर मास सेम हो, जैसे मैंने आपके सामने जो है दो मार्कर लिए थे, उन दोनों का मास सेम था, मास जो है वो सेम था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर मास एक जैसा है तो द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द एक्सीलरेशन। दो मास थे, दोनों मासों को मैंने जो है दोनों को जो है वो एक फोर्स के साथ फेंका था, एक पे मास सेम थे लेकिन फोर्स क्या थी, दोनों की ज्यादा थी, ठीक है, की कम थी। द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द एक्सीलरेशन, ठीक है। हाँ, सिमिलरली द स्मॉलर द फोर्स द स्मॉलर द एक्सीलरेशन। दोनों को मैंने आपको ये बात बतलाई थी। इसके बाद हमारा थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ के अंदर जो उसका स्टेटमेंट था वो ये था कि इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी बी, और एक बॉडी जो ए है अगर वो एक बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाती है तो इसको क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड एक्शन, इट्स कॉल्ड एक्शन। इन द रिजल्ट क्या होगा, हाँ, बॉडी बी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एन अपोजिट फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड रिएक्शन। अगर एक बॉडी ए जो है वो बी पे फोर्स लगा रही है तो बी भी जो है उतनी फोर्स लगाएगी लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, जिसको हम एक्शन और रिएक्शन में देखते हैं। तो ये जो उसका लॉ था ये बहुत मशहूर हुआ, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन के हवाले से। तो गेंद का भी मैंने आपको इसको मिसाल दी थी, ठीक है। गेंद को अगर हम गेंद को जो है अगर दीवार के ऊपर जो है उसको फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, कोई बॉल लेकर अगर हम उसको दीवार पे मारते हैं तो अगर हल्की फोर्स लगाएंगे तो वो उतनी फोर्स के साथ वापस आएगी, और अगर ज्यादा लगाएंगे तो वो उसी स्पीड से ज्यादा आएगी। तो ये इस बात की प्रूफ है कि एक्शन का रिएक्शन है, जितनी आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी उतनी ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये तीनों लॉ थे जो मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया। एक दफा और भी हमारा रिव्यू हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी बारी आई फोर्स की। फिर हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स हमारा पहला था। तो फोर्स के हवाले से यही था कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। और फोर्स की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि फोर्स इज द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। यानी फोर्स जो वो एजेंट है, वो ताकत है जो किसी भी बॉडी को क्या करती है,
मूव वाली बॉडी को रेस्ट में ले आती है और रेस्ट को क्या करती है, मोशन करा देती है। स्लो हो तो फास्ट कर देती है और फास्ट हो तो स्लो कर देती है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि वो ट्राई टू मूव की कोशिश करती है, भले सक्सेसफुल ना हो लेकिन कराने की कोशिश भी करती है। ठीक है, ये तमाम इसकी क्वालिटी थी। उसके अलावा वो शेप को भी चेंज कर देती है। मैंने आपको मिसाल दी थी, अगर हम हमारे पास कोई डब्बा है, हमारे पास अगर कोई डब्बा है मिसाल के तौर पे, तो अगर उसमें फोर्स लगाएं तो उसकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है। बलून है हमारे पास, बलून को हम दबाएं प्रेस करें तो उसकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है। तो ये फोर्स के हवाले से है। और उसका जो एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। तमाम फोर्सेस का जो 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 यूनिट है एसआई, तमाम फोर्सेस की बात कर रहा हूं, तमाम फोर्सेस का जो 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 उसका जो यूनिट है एसआई वो क्या है, न्यूटन है सिर्फ। ठीक है, तो किसी भी किस्म की फोर्स हो, चाहे वो फ्रैक्शनल फोर्स हो, चाहे वो सेंटीपिटल फोर्स हो, सबका जो यूनिट क्या है, न्यूटन। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये तमाम बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपके कॉन्सेप्ट है सारे के सारे जो हमने पढ़ा है। बहुत गहराई से हमने पढ़ा है इस चीज़ को, लेकिन आपको जो है इन्हीं में से सवाल निकलेंगे, इन्हीं में से आपसे एमसीक्यूज वगैरह आपको आएंगे। ठीक है ना, और आपको सब गहराई से पढ़ाया हुआ आपको, अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप सारा जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स हो गई। फोर्स के बाद हमने फोर्स के बाद हमने पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, बताएगा कोई मोमेंटम क्या होता है? सब जन से निकल गया ना। मोमेंटम की जो तारीफ थी वो ये थी, द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। और इसकी दो डेफिनेशन थी। राइट डाउन टू डेफिनेशन। एक तो ये थी और एक थी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम जो है हमें कब मिलता है, अगर हम जो है मास को और एक्सीलरेशन को, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम की मैंने आपको तारीफ बताई, और इसकी उर्दू में ये है कि किसी बॉडी के मोशन की मिकदार की क्वांटिटी को स्टडी करके जानने का नाम मोमेंटम है। यानी कि मोमेंटम जो है, कोई बॉडी जो है मोशन कर रही है। अब हम कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी मोशन की मिकदार कितनी है, जो मोशन है उसकी मिकदार कितनी है, छोटी है ज्यादा है? ठीक है, तो मोमेंटम क्या है कि किसी भी कोई मोशन हो रहा है उसकी मिकदार को स्टडी करके जानने का नाम मोमेंटम है। यानी किसी बॉडी के मोशन के दौरान मोशन की मिकदार कितनी है, इस मिकदार को मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो है जिस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा इसको रोकना मुश्किल होगा। जिसे मैंने आपको जो है वो मार्कर की मिसाल दी थी कि एक मार्कर जो था, ठीक है, एक जो मार्कर था, दो मार्कर थे, दोनों का सेम था, लेकिन एक की जो थी मोमेंटम ज्यादा थी, एक की कम थी, तो दोनों को मैंने आपकी तरफ जो है वो थ्रो किया, तो उसमें से आपने जो हल्का वाला था उसको पकड़ा था और जो फास्ट था उसको नहीं पकड़ा था। तो बात वो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जिस बॉडी में क्वांटिटी अब मिकदार, जिसकी मिकदार ज्यादा होगी, जिस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा इसको रोकना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जिस बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा इसे रोकना आसान होगा। ठीक है, तो मैंने यहां दिखा, मैंने बनाया भी कुछ है, तो मैंने आपको ये बताया था कि दो मार्कर थे। ठीक है, तो मासिस अगर सेम हो तो मासिस दोनों के सेम हो लेकिन वेलोसिटी दोनों की अलग अलग हो तो क्या होगा? ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द मोमेंट, ग्रेटर द वेलोसिटी द, जिसकी स्पीड ज्यादा, अगर स्पीड अगर कम है, जैसे गोली की मिसाल ले लें आप, उसका मास कितना कम होता है लेकिन उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करती है, वो इंसान को किल कर देती है, हलाक कर देती है और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बनिस्बत किसी और चीज के। हालांकि छोटी सी चीज है, उसका जो है वो ग्राम के अंदर है, मास जो है उसका ग्राम के अंदर है, लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको एक मिसाल और दी थी इसके अंदर मैंने कि अगर मासिस डिफरेंट कर दिए जाए, एक कार हो एक साइकिल हो और दोनों की जो स्पीड हो सेम हो, दोनों की वेलोसिटी क्या हो तो सेम हो, तो नुकसान ज्यादा कौन पहुंचाएगा आपको? कार ज्यादा पहुंचाएगी। कार को अब आप जो है कार अगर कोई मैं कार के सामने खड़ा हो जाता हूं तो कार मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी साइकिल के बनिस्बत। हाँ, तो इसमें तो दूसरी सी कंडीशन थी, ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम।
ठीक है, तो ये मिसाल मैंने आपको दी थी, उसका जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था पता याद है? मोमेंटम का फार्मूला क्या था? किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को? पी से करते हैं, और फार्मूला पी आगे क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मोमेंटम था। ठीक है, और इसका जो एसआई जो यूनिट है वो क्या है? मुख्तलिफ है इसका है न्यूटन सेकंड। एक न्यूटन सेकंड भी है, हाँ, और दूसरा कौन सा है? केजी है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगता है? एम का मकसद क्या हो गया? केजी मास। ठीक है, और वी का मकसद क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया, तो उसको हम पढ़ेंगे केजी मीटर पर सेकंड, और दूसरा क्या है? न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ये मोमेंटम हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद हाँ, मोमेंटम के बाद थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, जरा थोड़ा सा इस तरफ में जाए। अच्छा, मोमेंटम के बाद जो थी कहानी थी, इसी को अगर हम आगे की तरफ ले लें, ठीक है, तो उसके बाद था मोमेंटम के बाद था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है पता है? पढ़ा था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भूल गई आप? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में हमने ये पढ़ा था कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑलवेज रिमेन सेम। हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि अगर दो बॉडीज हैं, उनका मोमेंटम आप ले लें, और कुछ देर बाद उनकी आपस के अंदर जो है उनको टकराव कराएं, तो टकराव से पहले, कोलिजन से पहले, और कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर आप उनका मोमेंटम निकालेंगी तो वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन कहां होगा वो? ये जब होगा जब आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ये फोर्सेस नहीं होंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का मकसद यही है कि जहां पर ये जितनी भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन हो गई, ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस हो गई, जितनी भी फोर्सेस हैं वो वहां पर मौजूद ना हो, तो उसको हम ये बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, और इसका जो फार्मूला था वो था m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी दोनों साइडें जो है इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो हमने इसकी जो है वो डेरिवेशन की थी, और डेरिवेशन के अंदर जो है हमने इसको प्रूव भी किया था कि किस तरीके से जो है ये आपस के अंदर इक्वल है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? आइसोलेटेड सिस्टम जरूरी है, नहीं तो फिर ये जो है वो ये काम नहीं करेगा, मकसद कहने का ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी, तो हमने ये चीज़ भी पढ़ ली और ये चीज़ भी कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहां बात की जा रही है फ्रैक्शन की, जो भी हमारा लास्ट की जो ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन तो आपको याद होगी, क्या है फ्रैक्शन? हाँ ठीक है, जो ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी ना होती है जो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या है? इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। ठीक है, आसान लफ्जों में ये एक चीज में मिस कर गया था। ठीक है, अच्छा, ये जो मोशन करवाती है ना, ये जो मोशन करवाती है, ये करवाती है रिलेटिव मोशन। अब थोड़ा सा यहां समझा दूं रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक सरफेस है, रोड है, रोड के ऊपर पहिया चलेगा, पहिया अगर रोड तो मौजूद है, रोड अगर मौजूद है और पहिया इस पे चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव मोशन। क्या ये? रिलेटिव मोशन। मैंने थोड़ा बाद में बुक में देखा था, ठीक है ना, किताबों में ये नहीं लिखा हुआ ये, ठीक है, तो आगे जाके अपनी परेशानी हो जाए। ठीक है, तो ये कहलाएगा रिलेटिव मोशन। तो ये जो अपोज ये फ्रैक्शन कहां पैदा होती है? रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। मोशन को तो करती है, मोशन को रेजिस्ट करती है, उसको होने नहीं देती है, लेकिन कौन से वाले मोशन को? रिलेटिव मोशन को। और रिलेटिव मोशन क्या हो गया कि एक सरफेस मौजूद है, ठीक है, और दूसरा जो जैसे वो ये कार का पहिया आ गया वो उस पर चल रहा है। ठीक है, अब रिलेटिव के अलावा दूसरा कौन सा मोशन है? दूसरा मोशन आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे कि कार जा रही है, कार तो स्पीड करती हुई जा रही है, ठीक है, कार पे आगे मैं बैठ गया, तो मैं भी कार करके के साथ जा रहा हूं, तो यहां पर फिर वो
ये रिलेटिव मोशन नहीं है, इसमें तो मेरे को कोई रोक ही नहीं रहा। नहीं समझिए आपकी बात बताइए। फ्रिक्शन जो अपोज करती है, जो रोकती है, वो किसको रोकती है? रिलेटिव मोशन को। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या हो गया? रिलेटिव मोशन वो हो गया जो गाड़ियां रोडों पे जा रही हैं। आपको पढ़ा है, सही है बिल्कुल, लेकिन नाम मैंने रिलेटिव नहीं लिया। नाम रिलेटिव आपकी किताबों में था नहीं। रिलेटिव से मुराद ये है कि अगर गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी का पहिया कर रहा है मिसाल के तौर पर, अभी मैं किसी चीज को खींच रहा हूं तो जमीन पे खींच रहा हूं ना, अगर किसी भी चीज को मैं जमीन सरफेस पे से खींच रहा हूं, या कोई भी गाड़ी जमीन पे चल रही है, वो क्या कहलाएगी? रिलेटिव मोशन कहलाएगी। जो पढ़ाया आपको, जो कुछ पढ़ाया उसका नाम क्या? रिलेटिव मोशन है। सब कुछ पढ़ा है वो सब रिलेटिव मोशन है, क्योंकि उसमें एक चीज तो मौजूद होती है। तो फर्स्ट हमारे साथ फर्स्ट जो है हमारे साथ थोड़ी चलेगा। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर रेलगाड़ी जा रही है, अब वो तो मोशन कर रही है, अब उसमें मैं बैठ जाऊंगा ना, तो मेरे को कोई रोकेगा क्या? मुझे कोई अपोज नहीं करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? उसको अपोज नहीं करेगी। वो उसको अपोज नहीं करेगी। अपोज किसको करेगी? कि जब गाड़ी इस पे जा रही है रोड के ऊपर। ये इतना मुश्किल नहीं, आप समझिए पा रही है। जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसका नाम इन शॉर्ट क्या है? वो रिलेटिव मोशन है। बस ये समझ लें आप। जो आपने पढ़ा है ना सारा मोशन के हवाले से, उसका नाम क्या है? मोशन तो है, लेकिन आगे क्या लगा देंगे? रिलेटिव मोशन, बस। ठीक है, अच्छा, तो ये तो फ्रिक्शन हो गई। अब इसकी हमने टाइप पढ़ी थी। इसकी टाइप कितनी होती है? इसकी 5 होती है। एक होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स वो टाइप है, वो कंडीशन है कि जिसके अंदर जो है बॉडी रेस्ट में होती है, और हम इसका एक्सपीरियंस जो है अपनी रूटीन लाइफ के अंदर तकरीबन जो है रोज कर रहे होते हैं कि जब हम किसी अलमारी को या किसी हैवी चीज़ को धक्का मारते हैं तो वो मोशन नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि वो रेस्ट की हालत में है। ठीक है, और उससे फिर आगे की बात ये है कि जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसकी लिमिटिंग जो फ्रैक्शन है उसको हमने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आती है लिमिटिंग फ्रैक्शन। जब उसकी लिमिट, जब हमें पता लग जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक खास, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? इसकी लिमिटिंग फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो जब उस लिमिट को हम क्रॉस कर देंगे फिर मोशन नहीं आएगा। ठीक है, और जब उस लिमिट को, जब लिमिट क्रॉस हो रही होती है और थोड़ी सी वो चीज़ जो मोशन में थोड़ा मतलब वर्ज ऑफ मोशन, यानी मोशन के बिल्कुल नज़दीक होती है जस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रैक्शन। और जब गाड़ी चल जाती है, कोई मोशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है? लेस देन लिमिटिंग फ्रैक्शन होती है। सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्शन किस में होती है? लिमिटिंग के अंदर होती है, क्योंकि वो स्टैटिक से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और दोनों को जो है कभी वो उसको जो FL बोलते हैं उसको, ठीक है, और कभी FS के नाम से भी कर रहे होते हैं। आपकी किताब के अंदर वो FS के नाम से है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिमिट जो काइनेटिक होती है वो किस में चेंज हो जाती है? फिर दो तरह की और होती है। एक होती है स्लाइडिंग और एक होती है रोलिंग। स्लाइडिंग की होती है किसी चीज को हम उस पर खींच रहे हो, उसके अंदर क्या होता है कि बॉडी का जो कांटेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, और सरफेस ज्यादा होता है। ठीक है, और उस पर फ्रैक्शन ज्यादा लगती है और उस पर फोर्स भी ज्यादा लगती है, तो वो क्या होती है? ज्यादा होती है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहिए लगा देते हैं, उसमें बेरिंग डाल देते हैं, तो उसका वो कम कांटेक्ट में आती है, तो ठीक है, और उसमें फ्रैक्शन भी कम होती है। ठीक है, और रोलिंग क्या होती है? मच लेस होती है। किससे होती है? स्लाइडिंग से। ठीक है, तो ये तमाम जो थी हमने चीजें, हमने सारी की सारी जो है हमने इसको सारा हमने पूरा कर लिया। ठीक है, और मैंने हाथ नहीं लगाया उसके ऊपर, लेकिन ये तमाम चीज़ें वही मैंने आपके सामने की है। ठीक है, और चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताया था वो रह गई हैं। ठीक है, उसमें चंद चीज़ें जो उसमें है नहीं, इसके अंदर हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन पढ़ा था हमने, उन्होंने इसमें ऐड नहीं किया। आई डोंट नो क्यों नहीं किया, उनकी क्या पॉलिसी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है। और अब मैंने बताया था कि हर बॉडी जो है वो जो है लीनियर मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होती है। तो यहाँ भी जो है कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होती है, लेकिन क्या होती है कि जब सेंटर जो होता है, जो सर्कल का सेंटर होता है, वो उसको ऊपर फोर्स लगाता है और उसको डाइवर्ट कर देता है, उसको कर्व कर देता है, जिसकी वजह से वो जो है वो कर्व मोशन करना शुरू कर देती है। ठीक है, सर्कुलर मोशन करती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है उस मोशन की? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है। ठीक है, और उसी दौरान जो एक फोर्स और होती है एक्शन के, ये इन्हें एक्शन कर लिया, और एक्शन फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है।
वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। लेकिन वो लीनियर के लिए लगा। ठीक है, और वो चाहती है कि ये जो है इसका वो प्रीवियस वाला जो इसका मोशन है उसको परफॉर्म करे। तो आपस के अंदर क्या होता है कि दोनों की फोर्सें बराबर होती हैं, जिसकी वजह से वो मोशन चलना शुरू हो जाता है। और जहाँ भी जो है वो फोर्सेस कम लगती है, मिसाल के तौर पे फोर्सेस अगर कम अनबैलेंस होती हैं तो फिर कोई या तो जो है वो फिर वो स्ट्रेट मोशन की तरफ शुरू हो जाता है कहानी। तो इसके अंदर ये तमाम की चीज़ें मौजूद नहीं है। और सर्कुलेशन, जो सर्कुलर जो मोशन था उसकी भी मिसाल हमने बहुत सारी दी थी हमको। रोटेशन ऑफ जो है अर्थ अराउंड द सन, और रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के अगेंस्ट में राउंड में कर रहा है, ठीक है। इन सब के ऊपर जो भी आप सर्कुलर मोशन देंगे उन सब पे कौन सी फोर्स लग रही होती है? सेंटीपीटल और सेंटीफ्यूगल, जिसकी वजह से वो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, ठीक है। और ये इसकी जो फोर्स होती है, इसकी जो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो होती है इसकी वेलोसिटी, एक होता है मास ऑफ द बॉडी, और एक होती है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, जिसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये अगर हमें तीनों पता है तो हम इसकी फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐसे ही होती है, लेकिन उसका जो फार्मूला सिर्फ माइनस आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा था मास और वेट, ठीक है। इसमें है नहीं जिक्र, कहीं पे भी जिक्र नहीं है। मास को मैंने बताया था क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है पॉजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। कोई भी बॉडी जो है उसके इंटरनली जो भी मास है उसको मास बोलेंगे। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी होता है, और कभी जो है वो चेंज नहीं होता। आप कहीं भी चले जाएं उसको लेकर, ठीक है, चाहे ज़मीन में, चाहे स्पेस में, चाहे पहाड़ों पर, कहीं भी जाए, उसका जो मास का जो मास है वो मास सेम रहेगा। वो क्या होता है, इट कैन नेवर बी जीरो, वो जीरो नहीं होता कभी भी, मास जो है वो रहता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था वेट। वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स, ये भी एक फोर्स है, डेट पुल या अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट। वेट का जब वेट भी एक फोर्स है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स द डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ होती है। और उसका फार्मूला पता है आपको? W = mg, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। और ठीक है, और वेट जो है डिपेंड ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटी की पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इसीलिए, ठीक है। तो वेट अलग अलग हो सकता है। आपका वेट पहाड़ पे कुछ और होगा, आपका वेट ग्राउंड पे कुछ और होगा, क्योंकि आप जितना ग्रेविटी से दूर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रेविटी कम लगेगी। आपका जो है वो आप किसी अगर मून पे चले जाते हैं तो वहाँ आपका वेट कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी बहुत कम है, बहुत लेस देन है, ठीक है। ज़मीन की जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो ये क्या हो गया, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, इसलिए इसका मास जो है, इसका जो वेट है वो वेरी करेगा हर जगह, ठीक है। तो दिस वाज द होल लेक्चर अबाउट द चैप्टर ऑफ 3, ठीक है। वाट एवर वी लर्न या आई थॉट इन चैप्टर 3, तो आई एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो क्लियर होंगे। एक दफ़ा मैंने पूरा रिव्यू कर लिया जो हमने पढ़ाई मोटा मोटा, ठीक है। थोड़ी मुझे तकलीफ तो इसको थोड़ा बनाने के अंदर, लेकिन मैंने बोला कि आप, ये मेरी जो तकलीफ है ये आप लोगों से के लिए मकसद, अगर आप लोगों को फैसिलिटेट हो रहे हैं और आपकी वो जो है मसले हल हो रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये मेरी मेहनत कोई मायने नहीं रखती। कोई सवाल हो इसके हवाले से नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम इसको यहीं पर वाइड अप करते हैं, ठीक है। डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज मैंने जो थोड़ा रिव्यू किया चैप्टर नंबर 3 तो आपको पसंद आया होगा, और आपकी बहुत सी जो चीज़ें आपकी जो रह गई थी, जो स्केप हो गई थी, वो आपको मेमोराइज हो गई होंगी इंशाअल्लाह। और अगर कोई प्रॉब्लम है इस हवाले से, कुछ पूछना है और कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप इनबॉक्स करें। इंशाअल्लाह आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।